हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले सेक्शन नंबर 182 ऑनवर्ड्स। चैप्टर नंबर 10 हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड चैप्टर नंबर 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल अगर आप देख रहे हैं कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रीलिम्स में अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में से, तो उनमें से एक या दो क्वेश्चन जो है वो एजेंसी से बनते हैं। तो दैट इज वाई जितने भी सेक्शंस हैं ना हमारे, इनमें से आप मान लीजिए कि एक या दो क्वेश्चन तो बन सकते हैं हमारे प्रीलिम्स में, बिकॉज ये थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट आगे जाके हो जाता है। आगे के सेक्शन में आप थोड़ा देखोगे तो इट्स लिटिल ट्रिकी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चंस बनने इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर में से। और अगर हमको इसकी अच्छी नॉलेज होगी तो हमको एक एज मिल जाएगा ओवर द स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा चैप्टर्स है ना बेलमेंट के, एजेंसी के, और हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था, आई थिंक इट वाज चैप्टर नंबर 8 एंड इन दैट वी रेड अबाउट इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो वो जो चैप्टर्स है ना, बच्चे अच्छे से छोड़ देते हैं, वो एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते हैं वो, तो उनको वहां पे नुकसान हो सकता है और हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि हम इनको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आई डोंट थिंक आपने ऐसे वे में इनको पढ़ा होगा कॉलेज में या कहीं पे भी, बिकॉज ऐसे को पढ़ाता ही नहीं है एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो ये जो चैप्टर है, जितने भी हमें 8, 9 और 10 पढ़े हैं, ये हमको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए हमको ये अच्छे से कर लेते हैं ताकि प्रीलिम्स हमारा क्लियर, वी हैव बेटर चांसेस टू क्लियर प्रीलिम्स। अब 182 क्या बोलता है? सिंपल सी बात बोलता है कि हु इज एन एजेंट एंड हु इज अ प्रिंसिपल। एजेंट, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप आपकी एक शॉप है, कपड़ों की शॉप है, ओके, और अपने कपड़ों को बिकवाने के लिए आप एक एजेंट को हायर करते हो जो कि जगह जगह घूमता है, लोगों को पैम्फलेट बांटता है और बोलता है कि आप इस दुकान में जाओ और आप बोलना कि मेरे को इस एजेंट ने भेजा है इस दुकान में, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अब जो भी एजेंट जिस भी बंदे को लेके आता है दुकान में, वो उस एजेंट का नाम बोलते हैं और बोलते हैं कि हमको इसने भेजा है, 10% डिस्काउंट दे दो हमें। और जो दुकान का मालिक है, कपड़ों की दुकान का मालिक, वो 10% डिस्काउंट दे देता है और यहाँ पे वो जो कपड़े हैं वो बिक जाते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट कौन हुआ? प्रिंसिपल यहाँ पे हुआ दुकान का मालिक, और एजेंट कौन हुआ? जो कस्टमर्स लेके आ रहा था दुकान में और ये बोल रहा था कि 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा नाम लोगे तो बस यही है प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल यहाँ पे हमारे शॉप ओनर, एजेंट इज द वन हु इज ब्रिंगिंग द कस्टमर्स इनटू द शॉप। अब सेक्शन नंबर 183 में आते हैं हम। 183 बोलता है कि हु मे एम्प्लॉय एजेंट। एजेंट को कौन एम्प्लॉय कर सकता है? An agent can be employed by a principal who is of the age above 18 years and who is of sound mind। मतलब जो दिमाग से सही है और जो 18 साल से ऊपर है, वो पर्सन एक एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। So that is what is section number 183 says, that a principal has to be of sound mind and he has to be over the age of 18 years। Okay, तो यही चीज बोली गई 183 में। 184 बात करते हैं हु मे बी एन एजेंट। एजेंट कौन हो सकता है? सेम कॉन्सेप्ट है। एन एजेंट इज अ पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर, और हु इज ऑफ साउंड माइंड। यहाँ पे लिखा गया है कि एज ऑफ मेजोरिटी इज अबव 18 ईयर्स ओनली। तो हम ये चीज बोल सकते हैं 18 साल से ऊपर और दिमाग से सही होना चाहिए वो आदमी, तो वो एजेंट आप उसको पॉइंट कर सकते हो। ओके, तो यही चीज बोली है 183 और 184 में। ये जो हमारा प्रिंसिपल है, हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 10, उसमें ये चीज बोली गई थी, एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड वाली चीज, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 185 पे। ये बात करते हैं कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अगर आपने, वही दुकान वाला एग्जांपल लेते हैं, दुकान में पर्सन को लेके आ रहे थे जो एजेंट है, अब वही कपड़ों की दुकान है, उसने एक एजेंट को कुछ पैसे, कोई सैलरी नहीं दे रहा हो कि तू लेके आ कस्टमर्स को दुकान में। उसको ये बोला गया है कि जब जैसे जैसे तू लेके आएगा ना, जो जो कस्टमर्स को लेके आएगा, पर कस्टमर तेरे को एक कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे कस्टमर लाने से पहले उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा था,
कस्टमर लाने के बाद उसको पैसा मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं हो रही, पहले से कोई कंसिडरेशन सेट नहीं है इनकी कि मैं तो कोई इतना पैसा दूंगा और एक महीने तक तू मेरे कस्टमर्स लेके आ, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इनके बीच। इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर तू कस्टमर लेके आएगा तो तेरे को पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। कोई फिक्स्ड इसको पैसे नहीं मिल रहे, कुछ फिक्स सैलरी नहीं मिल रही हमारे एजेंट को ओवर हियर। ओके, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपको फिक्स सैलरी मिले टू बिकम एन एजेंट। यू कैन बी एन एजेंट कमीशन बेसिस पे भी, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो वो एजेंट जो है वो कंपनी जो कपड़ा की दुकान जो है हमारी, उसका एम्प्लॉय नहीं है, वो सिर्फ एजेंट है। एजेंट को कोई सैलरी देने की जरूरत हमें नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 186 पे। 186 क्या बोलता है कि भाई एजेंट्स अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड। इसका हम एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमारे, इसको मैं आपको लिख के बता देता हूं। सपोज ए एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ओनर है और ये एम्प्लॉय करते हैं बी को, एज अ कस्टमर सर्विस एजेंट। मतलब जो इसको दिखा, ये दुकान में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको कस्टमर्स को दिखाएगा, वो उनके बारे में बताएगा, और इसको ये भी अथॉरिटी है कि भाई जो कस्टमर को चीज पसंद आ जाए तू जाइयो कैशियर के पास और बिल बनवा दियो उनका। सारी अथॉरिटी है इसके पास, बी के पास। ओके, अब क्या होता है कि जो कस्टमर सर्विस एजेंट है ये दिखाता है, एक कस्टमर आता है दुकान पे इनका सी, ये बी उनको सारी आइटम्स दिखाता है और सी को एक चीज पसंद आ जाती है। सी को एक चीज पसंद में आ जाती है, उसको उठाता है, बी के पास लेके जाता है, बी उसको उसके बारे में बताता है और उसकी बिलिंग हो जाती है, सी वो आइटम लेके घर चले जाता है। यहाँ पे ए को जिसके बारे में पता लग जाता है और ए बोलता है कि भाई ये तो मेरी खुद की आइटम थी, सेल के लिए नहीं थी, ये मेरे को घर लेके जानी थी अपनी बीवी के लिए, तूने बेच क्यों दी, इसको बिकवा क्यों दी। अब यहाँ पे क्या ए जाएगा सी के पास और सी से वो आइटम वापस लेके आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज सी को इस चीज के बारे में श्योर था कि बी के पास एक एक्सप्रेस अथॉरिटी थी कि उस आइटम के बारे में सी को बताने के लिए और उस आइटम की बिलिंग करवाने की बी के पास एक एक्सप्रेस अथॉरिटी थी। इसलिए अब ए जो है सी के पास जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे को आइटम वापस कर, ये नहीं बोल सकता वो, ये आइटम बिक गई है बिकॉज बी द एजेंट ऑफ ए हैड एन एक्सप्रेस अथॉरिटी टू एक्चुअली सेल दैट आइटम। तो ये चीज बोलेगी एक्सप्रेस, एक एक्सप्रेस अथॉरिटी का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एक इम्प्लाइड अथॉरिटी का, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी भी गिवन है। भाई देखो, जो एक्सप्रेस अथॉरिटी की बात करी थी हमने, यही एजेंट थे जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में थे जिन्होंने वो आइटम बिकवाई थी। ओके, तो अब हम आते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी पे, इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए रहते हैं लंदन में, इनकी दुकान है इनकी दुकान है कि इंडिया में, दिल्ली में, जहां पे उन्होंने एजेंट रखा हुआ है बी, वो इस दुकान को मैनेज करता है। ये साल में एक बार दिल्ली आते हैं और चेक करते हैं दुकान कैसी चल रही है वगैरह वगैरह। ओके, अब बी सी से रेगुलरली एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल देता है सी बी को और उस रॉ मटेरियल से बी जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है ए के लिए। अब सी को यही लगता था कि बी ही उस दुकान का ओनर है। ओके, सी को ये लगता था कि बी ही उस दुकान का ओनर है और रेगुलरली उसको रॉ मटेरियल देता था वो। अब एक बार बी ने सी को पैसे नहीं दिए रॉ मटेरियल देने के। ओके, यहां पे सी जो है क्या ए को सू कर सकता है? सी कैन sue A to recover the cost of his raw material because B को यहाँ पे एक implied authority थी। सी के पास सारे राइट्स थे मानने के कि बी ही ओनर है, बिकॉज ए तो आता ही नहीं था यहाँ पे, ए तो एक साल में एक बार आता था। तो सी को कैसे पता कि भाई ओनर कौन है उस दुकान का? तो वो तो यही समझ सकता ना बी ओनर है, और बी को ओनर समझ के वो उसको रॉ मटेरियल, मतलब ही यूज्ड टू गिव हिम रॉ मटेरियल। दैट इज व्हाई बी किसके लिए काम कर रहे थे हमारे यहाँ पे? ए के लिए। तो सी के पास
राइट है ए को सू करने का बिकॉज बी हैड एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू एक्चुअली मैन्युफैक्चर द आइटम्स फॉर ए, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामान लेने की भी अथॉरिटी थी बी के पास, सपोज मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए थे, तो बी के पास ये भी एक इम्प्लाइड अथॉरिटी थी कि वो रॉ मटेरियल्स को परचेज करे एक आइटम को बनाने के लिए. ओके, दैट इज व्हाई सिंस बी इज एन एजेंट ऑफ ए and B had an implied authority to purchase raw materials from C, that is why C can actually sue A to get the money back. जो money उसने he can get the money for the services from A. तो यही बात हुई है implied authority की हमारी. सेक्शन 186 में हमने डिस्कस कर लिया है कि एक्सप्रेस अथॉरिटी का भी एग्जांपल एक और implied authority का भी एग्जांपल हमने एक डिस्कस कर लिया है. Now we will be moving towards definitions of express and implied. इसको हम रीड करते हैं. An authority is said to be express when it is given by words spoken or written. मतलब भाई हमने जो एक ये वाला एग्जांपल लिया था ना, कस्टमर सर्वेंट वाला, कस्टमर सर्विस वाला, यहाँ पे अगर जो कस्टमर जो ए था हमारा वो एक्सप्रेसली बोलता है कि बी के पास सारी की सारी अथॉरिटी है इस आइटम को बिकवाने की, तो यहाँ पे वो हो जाएगी एक्सप्रेस अथॉरिटी, क्योंकि उसने वर्ड्स स्पोकन, उसने बोल के ए ने सबको डिक्लेयर कर दिया है कि बी के पास आइटम्स को सेल करवाने की भी अथॉरिटी है और दिखाने की तो है ही अथॉरिटी, तो ये हुई एक्सप्रेस अथॉरिटी. एन अथॉरिटी इज सेड टू बी implied when it is to be inferred from the circumstances of the case and the things spoken or written or the ordinary course of dealing may be accounted circumstances of the case. तो हमने वो जो एग्जांपल लिया था ना मैन्युफैक्चरिंग वाला, रॉ मटेरियल वाला, वहां पे इम्प्लाइड सर्कमस्टांसेस को देख के सीन ने माना था कि बी ओनर है, तो अभी सर्कमस्टांस ऐसे बन गए थे कि उससे एक इम्प्लाइड अथॉरिटी बन गई बी की. ओके, तो यही चीज बोली गई है हमारी 187 में. इसका आप एग्जांपल ले लेते हैं. ए owns the shop in Serampore, living himself in Calcutta and visiting the shop occasionally. The shop is managed by B and he is in the habit of ordering goods from C in the name of A for the purposes of the shop and of paying for them out of A's funds with A's knowledge. वही सेम एग्जांपल जो हमने लिया था ना, वही वाला यहाँ पे जो रॉ मटेरियल वाला था. B has an implied authority from A to order goods from C in the name of A for the purpose of the shop. तो यहाँ पे माना जाएगा कि जो B है हमारे एजेंट, ओके, बी जो हमारे एजेंट है उनके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी थी ये सारी ट्रांजैक्शंस को सी के साथ करने की. तो ये शॉप की बात यहाँ पे हुई है. अब हमारा सेक्शन नंबर 188 पे ये बात करता है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी. एजेंट्स की अथॉरिटी जो है वो किस एक्सटेंट तक होती है. An agent having an authority to do an act has authority to do every lawful act which is necessary in order to do such act. An agent having an authority to carry out a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of conducting such business. इसका illustration हम समझेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा हमें. A is employed by B residing in London. B हमारे लंदन में रहते हैं. To recover at Bombay a debt due to B. तो बॉम्बे में बी को एक बंदा पैसे वो करता था, ए के पास राइट था कि वो पैसे निकलवाने का एज एन एजेंट. ए मे अडॉप्ट एनी लीगल प्रोसेस नेसेसरी फॉर द पर्पसेस ऑफ रिकवरिंग द डेट एंड मे गिव अ वैलिड डिस्चार्ज फॉर द सेम. तो ए जो भी लीगल केस ठोक सकता है उस पर्सन के ऊपर जो बी को पैसे वो करता है, ये वो चीज कर सकता है. ए के पास अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी है के पास कि वो कोई भी लीगल मेथड एम्प्लॉय कर सकता है टू एक्चुअली गेट दैट अमाउंट फ्रॉम सी. जो सी ऐसा पर्सन है जो बी को पैसे वो करता था बॉम्बे में, तो ए सी के ऊपर एज एन एजेंट ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट सी. और ये माना जाएगा कि जो हमारा केस कौन फाइल कर रहा है, बी खुद फाइल कर रहा है, ये ऐसा माना जाएगा. इवन दो बी इज रिसाइडिंग इन लंडन, लंदन में वो रह रहा है, फिर भी ये माना जाएगा कि बी ही केस यहाँ पे कर रहा है ए के थ्रू. ए जो एजेंट है वो पावर रखता है सी के ऊपर केस करने की ऑन बिहाफ ऑफ बी. तो यही चीज बोली गई सेक्शन नंबर 188 में. अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 189 पे. ये बात करते हैं एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी.
इसको हम समझते हैं, लाइक विल फर्स्ट रीड इट, फिर हम इसको समझते हैं. An agent has authority in an emergency to do all such acts for the purposes of protecting his principal from loss and would be done by a person or of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. मतलब भाई एजेंट वो सारे काम कर सकता है इमरजेंसी के दौरान जो वो खुद की प्रॉपर्टी के साथ करता अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती तो. इसका हम तो इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा उससे. एक अनसाइंस प्रोविजन to be at Calcutta, direction to send them immediately to sea at Cuttack. B may sell the provision at Calcutta if they will not bear the journey to Cuttack without spoiling. मतलब A जो है अपने कुछ गुड्स हैं वो B को देता है कटक में पहुंचाने के लिए. अब भाई शिप चल रही है, मूव कर रही है, ठीक है, बी शिप को ओनर है, बी लेके जा रहा है वो गुड्स को. अब ऐसा कोई सर्कमस्टांस हो जाता है कि बहुत आंधी तूफान आ जाता है शिपमेंट के दौरान और उसके वजह से शिप जो है आगे नहीं बढ़ पा रही. वो कलकत्ता में खड़ी थी, मतलब उसने कलकत्ता में हॉल्ट किया था, वहीं पे वो खड़ी हुई है अभी भी शिप. अब क्या होगा कि जो हमारी शिपमेंट है वो कलकत्ता में ही वो बिकवा सकता है क्योंकि वो कटक तक तो वैसे ही नहीं पहुंच पाएगी. सपोज उस शिपमेंट के अंदर बहुत सारे एप्पल्स थे या बहुत सारे फ्रूट्स थे. अब उसको कटक तक पहुंचने में जब तक टाइम लगेगा तब तक वो खराब हो जाएंगे. इसलिए जो एजेंट है ना हमारा कलकत्ता में ही वो गुड्स को बेच सकता है. वो यू कैन सेल दोज गुड्स एट कलकत्ता ओनली और जो पैसे होंगे वो प्रिंसिपल को दे देगा क्योंकि भाई कटक तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे उसके ये फ्रूट्स, तो कोई जरूरत नहीं है कि उसको वहां तक लेके जाने की. वहीं आप बेच दो उसको कलकत्ता में और जो पैसे हैं वो अपने प्रिंसिपल को आप दे देना. अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 190 पे. 190 बात करते हैं सब एजेंट्स की कि कौन से केसेस में आप अपना काम किसी थर्ड पर्सन, किसी सब एजेंट को नहीं दे सकते हो. इसको रीड करते हैं. एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर पर्सन. थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंटिंग है. एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू परफॉर्म एक्ट्स व्हिच ही हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली unless by ordinary custom of trade a sub agent may or from the nature or from the nature of agency a sub agent must be employed. मतलब इसका ये है कि भाई आपको अगर एक काम बोला गया है एज एन एजेंट कि आपको खुद करना है वो, तो आप किसी सब एजेंट को आप वो काम अलॉट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है एज अ प्रॉपर्टी डीलर, सपोज आपको मैं लिख के बताया था ये, बी एक प्रॉपर्टी डीलर है, बी को ए बोलता है कि भाई मेरा घर बिकवा दे और ए ने बोला कि भाई तू ही बिकवाएगा, किसी तीसरे बंदे को मत दे दियो ये घर बिकवाने के लिए क्योंकि मेरे को तेरी भी ट्रस्ट है, मैं घर की चाबी सिर्फ तेरे को दे रहा हूँ. जो भी बंदा आए ये घर दिखवा देना इसे और पसंद आए तो मेरे को बताना, फिर हम इसको बिकवा देंगे. यहाँ पे ए ने स्पेसिफिकली बी को ही एजेंसी दी थी, बी को ही बोला कि तू ही बिकवाएगा. अब यहाँ पे बी अगर घर की चाबी सी को दे दे, थर्ड पर्सन एक है, वो भी यही काम करते हैं, घर को बिकवाने का काम ही करते हैं. बी ने सी को चाबी दे दी घर की और बोला तू बिकवा. यहाँ पे बी कैन नॉट डू इट. बी ये चीज नहीं कर सकता बिकॉज ए ने ट्रस्ट करके घर की चाबी बी को दी थी और बी को ही बोला तू ही घर दिखाएगा. अब बी जो है सी को ये घर की चाबी नहीं दे सकता और सी को नहीं बोल सकता कि तू अब ये घर को बिकवा दे. ओके, तो ये हो गई एक्सप्रेस. तो दिस इज अ सर्कमस्टांस जहां पे आप अपना काम किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते हो. लेकिन अगर कस्टम ऑफ ट्रेड कुछ ऐसे हैं कि थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं हो सकता, तब आप एक सब एजेंट पे एम्प्लॉय कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ए एक पर्सन है, इन्होंने बी को बोला कि भाई तू मेरा घर बनवा दे. बी इज अ बिल्डर ओवर हियर.
बी ने बोला ठीक है बनवा दूंगा। अब भाई बी अकेला तो वहां पे जाके मजदूर का काम मतलब ही विल नॉट डू द वर्क ऑफ द मेसन्स ओवर देयर। सो बी क्या करता है, मजदूर रखता है मेसन्स, प्लम्बर को बुलाता है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, और भी बहुत सारे लोगों को बुलाता है उस घर को बनाने में हेल्प करने के लिए। कहीं कहीं इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, कहीं घर बनाने जो मजदूर होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इन सारे सब एजेंट्स को भी आप एम्प्लॉय कर सकते हो, बिकॉज जब तक ये एम्प्लॉय नहीं होगी तब तक घर ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कस्टम ऑफ ट्रेड कुछ ऐसा है कि ये जो बिल्डर है, ये मेसन्स, प्लम्बर, जितने भी लोग घर को बनाने में जिनके बिना घर बने नहीं सकता, उनको ही कैन अपॉइंट एज सब एजेंट्स जो इस बिल्डर के लिए काम करेंगे। तो ये एग्जांपल ले लिया हमने। यहाँ पे कस्टमर ऑफ ट्रेड कुछ ऐसे हैं कि आपको सब एजेंट एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा अपने अपने काम को सही से करने के लिए। तो ये जो एजेंट है हमारे रियल एस्टेट एजेंट, हमने इनकी यहाँ पे एग्जांपल लिया था, प्रॉपर्टी डीलर जो थे हमारे वो यही थे। ओके, तो दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 190 says।